का पार्ट 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसकी लेखिका हैं बचेंद्री पाल। हम पाठ समझने से पहले लेखिका का परिचय समझते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल में चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 में हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। मतलब उनके पिता नहीं चाहते थे कि बचेंद्री 8वीं के बाद आगे पढ़े, 10वीं के बाद आगे पढ़े, पर जो प्रिंसिपल थे बचेंद्री के, उन्होंने कहा कि इसको आगे पढ़ाओ। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण का भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। ये है बचेंद्री पाल। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्र को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उसकी इच्छा बचपन से भी पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार साल में कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक गांव में रहता था। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना होती थी और उतरनी होती थी। अब उसका 3rd पैराग्राफ है। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। किसने? ये आपकी एक हेडिंग बनेगी कि इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू करी। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। ट्रेनिंग में ही चढ़ चुकी थी वो 7500। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। मतलब उन्होंने बना लिया कि मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना है। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। मतलब ये विवरण उन्होंने खुद लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम चढ़ाव के शिखर तक पहुंचने, तिरंगा लहराने के पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। अब हम पढ़ते हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। आप उसको सेल्फ ऐसा लें कि मैं एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ या चढ़ रही हूँ। जब आप ऐसा समझ के खुद आत्म अनुभव करके जब इस पाठ को समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये काम हम कर रहे हैं, तो आपको इस पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और अच्छा इंटरेस्ट आएगा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7। कौन सा दल? 7 एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। कितने मार्च को? 7 मार्च को। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करे। मतलब उनका जो दल था उससे पहले एक दल पहुंच गया ताकि रास्ते को साफ कर दे। नमचे बाजार जहां से चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गाँव में होते हैं। शेरपा का मतलब होता है कुली। क्या होता है? कुली। इसी स्थान पर रहते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। बचेंद्री पाल कह रही है कि जो नमचा बाजार था जहां पर मैंने सबसे नीचे खड़े होकर किसको निहारा था? एवरेस्ट को, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। अब एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, एवरेस्ट के जो शिखर को क्या नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। ये एक याद रखने योग्य बात है। ये आपके क्वेश्चन में आएगा और पूछा जाएगा कि एवरेस्ट को किस नाम से जाना गया? सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? बचेंद्री पाल को। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा पुल
क्या उसको, फूल मतलब प्लूम, जो बर्फ से ऐसा लहरा रहा था जैसे झंडा लहरा हो। देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर, मतलब सबसे ऊपर की सतह है उसके 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा में सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेष कर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफी था। जब एक नौसिखिया, मतलब जो नई नई सीखने वाली लड़की थी, जब वो पर्वत के जो रास्ते के बारे में या कठिनाई के बारे में सुनती थी तो थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं लगता था, पर फिर भी वो अपने आप को मजबूत रखती थी। फिर भी एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। वो डरना नहीं चाहती, वो चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। मतलब एक कुली की मृत्यु हो चुकी थी। किसको कहा जाता है? कुली शेरपा को। खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के दसकने से लोहस्य की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान, किधर से? लोहस्य की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक गई। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस पॉइंट को याद रखना कि वहाँ बचेंद्रीपाल के पहाड़, मतलब पहाड़ी पर चढ़ने से पहले या एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के पहले जो उसको समाचार मिला, तो उसमें 16 शेरपा कुली में से एक की मृत्यु हुई और 4 क्या हो गए थे? घायल। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद, मतलब गम को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर, जो उनके जो नेता थे दल के, क्या नाम था उनका? कर्नल खुल्लर, ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। मतलब डरना नहीं चाहिए, अगर मृत्यु भी आती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और उनके जो मुख्य जो नेता थे वो कौन थे? कर्नल खुल्लर। और उपनेता कौन थे? प्रेमचंद। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब जो दल था आगे वाला, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रेमचंद। की मतलब आने वाली कठिनाई क्या है, इन सब की जानकारी जो है वो प्रेमचंद देते थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर, कैंप 1 जो बना था वो कौन से मीटर पर बना था? 6000 मीटर, जो हिमपात से ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, अब देखो चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। पहला कैंप बना 6000 मीटर की ऊंचाई पर, वहां तक रास्ता साफ कर दिया था उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित करा। झाड़ियों पर क्या करा? कुछ निशान बनाए या झंडियां लगाई। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी होती है। ग्लेशियर मतलब एक ऐसी पतली बर्फ की परत होती है और वो धीरे धीरे पिघलती रहती है। वो नदी होती है पर वो ऊपर से ऐसी लगती है कि बर्फ है। ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात मतलब बर्फ का गिरना में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी कार्य जो है व्यर्थ हो चुके हैं। मतलब जितनी भी सावधानियां रखी वो भी व्यर्थ हो चुकी है, क्योंकि अनियमित हिमपात हो रहा है। मतलब अनिश्चितता, कभी बर्फ गिर रही है, कभी बहुत अचानक गिर रही है और कभी कम हो रही है। इसलिए वो अनिश्चित बदलाव के कारण हमारी जितनी भी सुविधाएं थी वो व्यर्थ हो चुकी है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने के लिए पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। पहली घटना क्या घटी? जो 16 कुली थे उनमें से एक की, शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। और दूसरे में क्या हुआ था? एक रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास टूट रहा था, फिर भी हमारा दृढ़ निश्चय था कि हम एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ेंगे। बचेंद्रीपाल अपने आगे के हौसलों को बनाते हुए चढ़ती है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा, ये कौन कहता है? देखिए, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने एक दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर तथा इनकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहसे और
नुस्से की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। कौन कह रहा है? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल क्या कह रही है? मैंने 2 बार उस ऊंचाई को देखा है, वो मतलब नीचे से देखा है, वो चढ़ के नहीं गई है, पर वो क्या बता रही हैं कि एक दूरी से, मतलब एक तो कौन सी, पहली दूरी जो कैंप 1 था और दूसरी कौन सी हो गई? बेस कैंप हो गया। दूसरे कैंप कौन सा है? बेस कैंप। बेस कैंप पहुंचने से दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत पर इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। भौचक्की मतलब आश्चर्यचकित रह गई। और एवरेस्ट लोहसे और नुस्से की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। जो नदी थी चढ़ाई के टाइम पे, या जो हिमपात से गिर रही थी, उसको निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना था। जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई पे कुछ जो भी काम हो रहा था वो व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा था। जो बर्फ गिर रहा था वो अव्यवस्थित तरीके से गिर रहा था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। हम एक सिर्फ बता सकते हैं इसको पढ़कर, कर हम चल रहे हैं और वहाँ बर्फ पर चल रहे हों और वहाँ अचानक बर्फ पिघल गई और एक गहरी खाई हो गई। बताओ, ये सुन के ही हमारा मन कांप जाता है। तो स्थिति जिस पे चल रहे थे उनकी क्या स्थिति हो सकती है? इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहा। 1000 आरोहियों मतलब ऊपर चढ़ना। अवरोही और आरोही आपने पढ़ा है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग। आरोही मतलब ऊपर और अवरोही मतलब नीचे। जो ऊपर चढ़ रहे थे वो 1 दर्जन जो कुली थे उनको हमेशा छू रहा था। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने अपने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। जो डॉक्टर मीनू मेहता थी, उनके अभियान में आगे दल से वो जानकारी दे रही कि किस तरह से रस्सियों से रास्ता बनाया गया, आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियाँ बांधी और आगे के दल के बारे में बताया कि किस तरह से वो अपनी चढ़ाई विस्तृत रूप से चढ़ रहे हैं। अब बताते हैं तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चल रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिसमें हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप तक पर दे रहे थे। मतलब पीछे जो सेकंड वाला बेस कैंप बना था उसको दे रहे थे। कर्नल खुलर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिला थी। देखो बताओ, कैंप 1 में मतलब कभी भी कैंप 1 तक कोई भी महिला नहीं पहुंची थी, पर यहाँ जो कैंप 1 पर ये दोनों पहुंची थी। कौन? रीता और बचेंद्री पाल। थर्ड है अंगदोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। कौन सा कैंप 4 लगाया? यह संतोषजनक प्रगति थी, हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री तेंजिंग, देखिए जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, मतलब सेकंड कैंप में थे, वो तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली के से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब बिना सीखे हुए और नई हूँ, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए।